आधी रात का वक्त था। रात का काला अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। सब तरफ अजीब सी हवाओं का शोर था। विधि उस सुनसान मैदान पर बेतहासा भागी जा रही थी। अचानक उनका शरीर किसी से टकराया और विधि के पैर लड़खड़ा गए। वो जमीन पर गिर गई और बुरी तरह से हाँफने लगी। भागते भागते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ देर तक वो यूं ही जमीन पर पड़ी हुई हाँफती रही। फिर बड़ी हिम्मत करके वो उठी। उसे अचानक याद आया कि उसका शरीर किसी से टकराया था। जैसे ही उसकी नज़र सामने टकराने वाले शरीर पर गई, वो चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसके पूरे शरीर का मांस कहीं कहीं से गायब था। उसे देखकर विधि के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। वो बेहोश हो गई थी। राजू मुंबई शहर में रहता था। वो एक बिजनेसमैन था। उसका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। उसके घर में उसकी पत्नी विधि और एक 8 साल की बेटी निधि थी। आज राजू बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक बहुत सस्ती कीमत पर पास के ही इलाके में एक ज़मीन मिल गई थी। उस ज़मीन से राजू को करोड़ों का फायदा होने वाला था। वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसकी 22 वर्षीय साली नताशा भी खड़ी हुई थी। राजू ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, आज मैंने एक ज़मीन खरीदी है और वो ज़मीन मुझे बहुत ही सस्ते दामों पर मिल गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। विधि ने कहा, उस ज़मीन पर घर भी बना है, तो हम लोग आज रात में ही वहाँ जाने के लिए निकल रहे हैं। मैंने महेश से बात कर ली है। वो कल अग्रवाल साहब को वहीं ले जाएगा। अग्रवाल साहब उस ज़मीन पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। वैसे ज़मीन तुमने किस जगह खरीदी है? विधि ने पूछा। कुर्ला रोड के बगल में एक ज़मीन पड़ी है, वहीं पर। कुर्ला रोड का नाम सुनते ही विधि और नताशा के चेहरे उतर गए। कुर्ला रोड के आसपास तो अक्सर लोगों की गायब होने की खबरें आती रहती हैं। वो तो एक शमशान घाट है और वो शमशान घाट स्थापित है। तुम भी किन बातों में पड़ गई? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी बातें सिर्फ किस्से और कहानियों में अच्छी लगती हैं। तुम पैकिंग कर लो, नताशा भी हमारे साथ चलेगी। आज रात डिनर हम उस घर पर ही करेंगे। न चाहते हुए विधि ने पैकिंग की। 4 घंटे बाद राजू की फैमिली कुर्ला रोड के पास बने हुए घर पर पहुंच गई और वो घर भी शमशान घाट की ज़मीन पर ही बना हुआ था। विधि ने देखा कि उस घर के चारों तरफ कोई भी घर नहीं बना था। वहां पर एक अजीब सी मनहूसियत सी छाई हुई थी। रात हो चुकी थी। राजू कहता है, क्या तुम सब बाहर ही खड़े रहोगे? राजू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें इस इलाके की मनहूसियत दिखाई नहीं देती? मनहूसियत वनहूसियत कुछ नहीं होता। अब दरवाज़ा भी खोलो। मैं चाहता हूँ इस दरवाजे को तुम ही खोलो। विधि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर उसके गले से चीख निकल गई। क्या हुआ? वो देखो, घर के अंदर कोई खड़ा है। सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर एक बार तो नताशा भी डर गई। उसने देखा एक दुबला पतला व्यक्ति जिसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी। वो खड़ा हुआ उन्हें घूरे जा रहा था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि मांस उसके शरीर में था ही नहीं। कौन हो तुम और इस घर के अंदर क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बहुत भारी आवाज़ में जवाब दिया, मेरा नाम बिरजू है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं, इसलिए साफ सफाई के लिए मैं यहाँ पर आया था। मुझे इस घर के पुराने मालिक ने भेजा है। अच्छा, तुम्हें महेश ने भेजा है? ठीक है, अब तुम जाओ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बुला लेना। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। राजू के कहने पर बिरजू वहाँ से चुपचाप चला गया। नताशा, विधि और उसकी 8 साल की बेटी निधि बिरजू को देखकर बेहद डर गई थी। रात का खाना खाकर सब लोग सो गए, लेकिन विधि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो जब से ही यहाँ पर आई थी उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक विधि को घुटन सी महसूस होने लगी और वो ठंडी हवा खाने के लिए कुछ देर के लिए बाहर की तरफ आ गई। मगर बाहर का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा 4 व्यक्ति जिनकी आंखें ही नहीं थी। उनके शरीर पर खाल की जगह जली हुई चमड़ी थी। विधि ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया हो। देखते ही देखते वो चारों लोग विधि के पास आकर खड़े हो गए और अजीब से अंदाज में हंसने लगे। विधि के शरीर में खून जम सा गया था।
वो चीखना चाह रही थी, मगर चाह कर भी वो चीख नहीं पा रही थी। अचानक उसके कानों में उन चारों में से एक की आवाज़ टकराई, यहाँ से चली जाओ, ये शमशान घाट तुम्हारा नहीं है। अचानक विधि के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और विधि के शरीर में अचानक जान आ गई। उसने फुर्ती से पीछे पलट कर देखा तो पीछे राजू खड़ा हुआ गौर से देख रहा था। क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हें कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रही। विधि राजू के गले लगकर बुरी तरह रोने लगी। उसने रोते हुए राजू से कहा, यहाँ से चलो। राजू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने अभी क्या देखा। क्या देखा तुमने? मैंने 4 अजीब लोग देखे जिनकी आंखें ही नहीं थी। उन्होंने मुझे धमकी दी यहाँ से चले जाने की। तुमने इस जगह के बारे में पहले से ही अजीब गरीब अफवाहें सुन रखी है, उसी का असर है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हो। सो जाओ विधि, मेरी बात का यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोल रही। टेंशन मत लो, वैसे भी कल शाम अग्रवाल साहब इस ज़मीन को खरीदने आ रहे हैं। डील होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। राजू विधि को कमरे में ले गया और गहरी नींद में सो गया, मगर विधि को नींद नहीं आई। विधि बिस्तर पर जाग रही थी। अचानक उसे छत पर उन्हीं 4 अजीब लोगों में से एक दीवार पर चिपका हुआ दिखाई दिया, जो बड़ी फुर्ती से दीवार पर रेंगते हुए विधि के ठीक ऊपर छत पर चिपक कर विधि को घूरने लगा। विधि की चीख निकल गई। चीख सुनकर राजू की आंख खुल गई। अब क्या हुआ विधि? राजू, वो देखो, वही अजीब आदमी। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है। विधि ने देखा तो वहाँ वास्तव में कोई नहीं था। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही उसने सारी बात अपनी बहन नताशा को बताई। कल रात मुझे भी इस जगह पर बहुत बुरे सपने आते रहे हैं दीदी। आप जीजू को समझाती क्यों नहीं हैं? तू अपने जीजू को अच्छी तरह से जानती है कि वो किसी की बात नहीं मानते। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सिर्फ आज की बात है दीदी। जीजू बता रहे थे कि आज रात इस ज़मीन को खरीदने वाले कुछ लोग शाम तक आ जाएंगे। हम लोग आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। दोपहर के वक्त विधि किचन में खाना बना रही थी, मगर विधि ने सब्जी कुकर में जैसे ही डाली, उसने देखा कि कुकर में एक कटा हुआ किसी इंसान का सिर रखा हुआ था, जो पूरा खून से लथपथ था। वो कटा हुआ सिर विधि को देखकर हंस रहा था। विधि पूरी तरह से चीखने लगी। चीख सुनते ही राजू दौड़कर आया। क्या हुआ विधि? राजू, देखो, ये कुकर में किसी का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ है। इसमें तो सब्जी है, सब्जी के अलावा कुछ नहीं है। विधि ने जैसे ही देखा तो कुकर में कुछ भी नहीं था। मेरी बात का यकीन मानो राजू, मैंने अपनी आंखों से देखा है। विधि, बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही थी राजू। बस करो विधि, कुछ घंटों की बात और है। 4-5 घंटों में अग्रवाल साहब यहाँ पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए थोड़ी शांति बनाए रखो। इतना कहकर राजू गुस्से से पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। डरी सहमी विधि वहाँ खड़ी रही। रात के 8 बज चुके थे। राजू अग्रवाल साहब के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक कार आकर उसके दरवाजे पर रुकी। उसमें से एक व्यक्ति डरता हुआ निकलकर राजू की ओर आ गया। राजू उसे जानता था, वो महेश था। अंदर जाकर महेश सोफे पर बैठ गया। राजू ने देखा महेश बेहद डरा हुआ था। अग्रवाल साहब नहीं आए? राजू ने पूछा। दरअसल अग्रवाल साहब ने यहाँ बिल्डिंग बनाने का इरादा कैंसिल कर दिया है। लेकिन ऐसा क्यों? कल ही तो मेरी उनसे बात हुई थी। राजू, मैं अपनी इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहता था और मैंने तुमसे इस ज़मीन को खरीदने के लिए मना किया था। मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ के बारे में तरह तरह अफवाहें मशहूर हैं, लेकिन तुम नहीं माने। हाँ, क्योंकि मैंने इस बकवास बातों को नहीं मानता। अगर अग्रवाल साहब ने मना कर दिया है तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन। अग्रवाल साहब नहीं तो कोई और बिल्डिंग बनाएगा। वैसे तुमने इतनी जल्दी इस मकान की साफ़ सफाई कैसे कर ली? मैंने जब ये मकान बनाया था तो सिर्फ कुछ दिन ही रुका था, क्योंकि यहाँ मेरी पत्नी हमेशा डरी डरी सी रहती थी। अरे, तुमने ही तो अपना नौकर भेजा था ना बिरजू, उसी ने साफ सफाई की है। राजू की बात सुनकर महेश का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने हकलाते हुए कहा, मैंने तो कोई नौकर नहीं भेजा राजू। इस मकान की चाबियां तुम्हारे पास ही थी। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे नौकर को देखा था। पतला दुबला सा था और उसकी आंखें भी अंदर की ओर धसी हुई थी। राजू की बात सुनकर महेश उठकर खड़ा हो गया और वो तुरंत दरवाजे की ओर भागा। राजू ने गुस्से से महेश से कहा, मेरी बात का जवाब तो देते जाओ।
अगर तुमने किसी को नहीं भेजा था तो मकान का दरवाज़ा पहले से कैसे खुला हुआ था? कौन था वो? राजू की बात सुनकर महेश के चलते हुए कदम अचानक रुक गए और उसने डरे हुए अंदाज में राजू की ओर देखकर कहा, बिरजू हमारे घर का बहुत सालों पहले नौकर था। उसकी मौत यहीं पर अजीब परिस्थितियों में हुई थी और उसे इसी शमशान घाट पर हमने जला दिया था। हम उसी रात छोड़कर चले गए थे। अचानक राजू का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसने चिल्लाकर कहा, महेश, तुम्हारे सामने तो तुम्हारा नौकर ही खड़ा है। जैसे ही महेश ने सामने देखा तो उसके सामने बिरजू खड़ा हुआ, उसे घूर रहा था। उस वक्त बिरजू का चेहरा जली हुई चमड़ी जैसा था। उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थीं। उसके हाथ कंकाल हो चुके थे। देखते ही देखते बिरजू ने महेश को पकड़ लिया और अपने दांत महेश के शरीर में गड़ा दिए। कुछ ही पलों में महेश मृत अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर राजू की चीख निकल गई। चीख सुनकर उसकी पत्नी विधि, नताशा और उसकी बेटी निधि भी आ गई। सामने का नज़ारा देखकर उन सब के चेहरे खौफ से पीले पड़ गए। विधि ने चीखते हुए राजू से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, अब देर मत करो, यहाँ से तुरंत निकलो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। वो सब बाहर की ओर भाग कर निकले ही थे कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। राजू अपनी बेटी को गोद में उठाकर भागा, मगर सामने मुर्दों का पूरा झुंड खड़ा हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से जला हुआ था। देखते ही देखते मुर्दे राजू और उसकी बेटी निधि के ऊपर झपट पड़े। राजू और उसकी छोटी बेटी की चीख सन्नाटे को चीरती गई। सामने का नज़ारा देखकर नताशा बुरी तरह से चीखने लगी। अचानक पीछे से एक जली लाश ने उसे पकड़ लिया और अपने दांत नताशा के गर्दन में गड़ा दिए। कुछ ही देर में नताशा लाश में तब्दील हो गई। ये देखकर विधि चीखते हुए भागने लगी। अचानक उसका शरीर किसी से टकराया। जैसे ही उसकी नज़र सामने टकराने वाले पर गई, वो चीख पड़ी। उसके सामने एक मुर्दा खड़ा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसके शरीर का मांस कहीं कहीं से गायब था। उसे देखकर विधि के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देखते ही देखते मुर्दों के झुंड ने विधि को घेर लिया और विधि एक चीख के साथ शांत हो गई और सब तरफ सन्नाटा छा गया। दूसरे दिन पुलिस वालों को वहां से 5 लाशें मिली और न्यूज़ हेडलाइन में चल रहा था, कुर्ला रोड के स्थापित शमशान में फिर से 5 लोग मरे हुए पाए गए। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।